हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको इसमें बताऊंगी विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध एवं उनके क्षेत्र। यानी कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपकी जो क्लासेस चल रही हैं वो चल रही है फ्रेंड्स सीटेड ईवीएस की। ठीक है, सीटेड ईवीएस में फ्रेंड्स मैं आपको पेडागोजी बता रही हूँ, जिसमें मैंने कल आपको बताया था कि पर्यावरण के क्या सिद्धांत होते हैं, पर्यावरण में बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए। इसकी आपकी पहली क्लास थी। उसके बाद सेकंड चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था अधिगम के सिद्धांत, यानी कि अधिगम क्या है, अधिगम की विशेषताएं क्या हैं, अधिगम के प्रकार कितने होते हैं, अधिगम के नियम क्या क्या हैं, अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं और अधिगम के सिद्धांत के कुछ प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के बारे में बताया था, यानी कि एनसीएफ 2005 के बारे में। उसके बाद मैंने आपको बताया था पर्यावरण के विषय में बच्चों की समझ किस प्रकार से होती है और कैसे पता करें कि बच्चे पर्यावरण के विषय में क्या क्या जानते हैं। और ये भी बताया थी मैं आपको कल की क्लास में कि पर्यावरण के विषय में 5 से लेकर के 7 वर्ष के बच्चों की क्या समझ होती है और 8 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों की क्या समझ होती है। तो ये सभी चीज़ें मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और जिसने अगर पीछे की वीडियो ना देखी हो तो आप जा कर के उसको आप देख सकते हैं, क्लास को अटेंड कर सकते हैं। नोट्स बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हैं, अगर नोट्स नहीं भी बनाना चाहते हैं तो क्लास को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको कवर हो जाएगा। और आपको फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कहीं भी पेड क्लास ले रखी है या फिर आप किसी भी एकेडमी से तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है ईवीएस की पेडागोजी कहीं भी नहीं मिलेगी। आप एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, खुशबू एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपको ईवीएस की पूरी पेडागोजी, पूरी थियरी मैंने कंप्लीट करा दी है। उसके बाद पेडागोजी मैं यहाँ पे कंप्लीट करा रही हूँ। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध एवं उसके क्षेत्र, यानी कि रिलेशन बिटवीन साइंस एंड सोशल साइंस एंड देयर स्कोप्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध क्या क्या है। तो देखिए वर्तमान समय में विज्ञान का युग है, यानी कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो टाइम चल रहा है ये क्या है, ये जो है साइंस का टाइम चल रहा है। ठीक है, और आज जिस समाज में मनुष्य अपना जीवन व्यतीत कर रहा है वह विज्ञान और तकनीकी का समाज है। ठीक है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य को समाज के विभिन्न कार्यों क्षेत्रों को समझने एवं उसके विकास में सहयोगी भूमिका जो है वो सबसे अधिक किसकी है, योग्य बनाने के लिए विज्ञान की शिक्षा देना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं सब कुछ ज़्यादा करके तो आजकल मोबाइल और लैपटॉप से डिपेंड हो गया है। तो ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं, तो सभी चीज़ें जो हमें विज्ञान से मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में घनिष्ठ संबंध होते हैं, जैसे कि चलचित्र, टेलीविज़न, समाचार पत्र आदि के आविष्कार एवं संचालन में विज्ञान का अहम योगदान रहा है, जबकि इसके क्षेत्र जो हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये जो है बनाया किसने, विज्ञान ने बनाया है, और किसके अंतर्गत यूज किया जाता है, तो समाज के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन का जो संबंध भी विज्ञान से है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन जो यानी कि जो ईवीएस है, जो आपका इन्वायरमेंट है, इसका अध्ययन किससे संबंधित है, विज्ञान से, जबकि समाज पर पर्यावरण का प्रभाव सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र है। इस प्रकार अन्य कई पहलुओं से यह स्पष्ट होता है कि विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान आपस में संबंध है। ठीक है, आपस में क्या है, संबंधित हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सामाजिक विज्ञान की अवधारणाएं। सामाजिक विज्ञान की कौन कौन सी अवधारणाएं हैं फ्रेंड्स, एक बार ध्यान से देखिएगा। कह रहा है सामाजिक विज्ञान जो है वो समाज की विविध परंपराओं व गतिविधियों को समाविष्ट करता है तथा इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र आदि विषयों से सामग्रियाँ ग्रहण करता है। ठीक है, आदि विषयों से क्या करता है, ये सामग्रियों को ग्रहण करता है। जो सामाजिक विज्ञान, यहाँ पे मैं आपको सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। ठीक है, एक एक करके सभी के कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं आपको सोशल साइंस के कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। तो जो सामाजिक विज्ञान है वो समाज के विविध, यानी कि विविध का मतलब होता है फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार की परंपराओं और गतिविधियों को समाविष्ट करता है, जिसमें अंदर क्या इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र आदि विषयों से सामग्रियाँ क्या हैं, ग्रहण करता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि विभिन्न पाठ्यचर्या एवं रूपरेखाओं ने सामाजिक विज्ञान में विषय वस्तु के गठन के आधार पर अलग अलग मत दिए हैं। जैसे कि यद्यपि वर्ष 1975 के पाठ्यचर्या रूपरेखा की अगर हम बात कहें तो उसमें क्या कहा गया है, 1975 की जो पाठ्यचर्या है, जो उसकी रूपरेखा है, उसमें क्या कहा गया है, किस चीज़ की बात की गई है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आप सभी के सामने आ गया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो आपको मैंने यहाँ पे बताया
क्या बताया, 1975 की पाठ्यचर्या की रूपरेखा में कहा गया था कि प्रत्येक विषय की आवश्यकता इकाइयों की पहचान करके उन्हें एक समग्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। फिर भी सामाजिक विज्ञान जो है वो अलग अलग विषयों के रूप में पढ़ाया जाता था। और एनसीईआरटी ने क्या किया है, कक्षा 6 से कक्षा तक के लिए इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र की 3 अलग अलग पाठ्य पुस्तकें तैयार की हैं। परंतु परीक्षा के उद्देश्य से ये तीनों विषय जो हैं एक ही प्रश्न पत्र में रखे गए थे। ठीक है, किसके उद्देश्य से फ्रेंड्स, परीक्षा के उद्देश्य से तीनों विषयों को क्या किया गया है, एक ही में रखा गया। कौन कौन से विषय फ्रेंड्स, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। ठीक है, इसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स जिसे सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। इन तीनों को इंक्लूड करके क्या कहा गया है, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। ओके, समझ में आया सभी को। इसके बाद कह रहा है वर्ष 1988 में पाठ्यचर्या के पुनरीक्षण ने उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यचर्या के पाठ्यक्रम में विशेष उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं किया है। तो कौन कौन से परिवर्तन नहीं किए हैं, तो यद्यपि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या तैयार करते समय विशेष सावधानी बरती जाए ताकि किसी भी केंद्रीय घटक को अनदेखा नहीं किया जाए। माध्यमिक स्तर पर इसके अंतर्गत 4 पुस्तकों को स्थान दिया गया था। पहला है इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा नागरिक शास्त्र और सूची में अर्थशास्त्र को भी जोड़ा दिया गया था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि जो माध्यमिक स्तर पर जो पुस्तकें संचालित की गई थी उसमें जो है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थव्यवस्था, इन चारों सब्जेक्ट को क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से कह रहा है कि विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2000 में सामाजिक विज्ञान के लिए बोधगम्य पाठ्यचर्या पर बल दिया गया ताकि सूचनाओं के द्वारा इसे बोझिल ना बनाया जाए। साथ ही यह विशिष्ट विषय वस्तुओं और मुद्दों से चयन द्वारा विचारों को अंतर संबंधित किए जाने की आवश्यकता को भी स्पष्ट करता है। ठीक है, स्पष्ट करते हुए क्या कहता है, स्पष्ट करते हुए कहता है कि भूगोल और इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र से विषय वस्तु ली जा सकती हैं जिन्हें जटिल से सरल तथा अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर उपयुक्त क्रम में रखा जाए। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कहा गया है, जो एनसीएफ 2000 के अंतर्गत कहा गया है कि विषय को ज़्यादा बोधगम्य और पाठ्यचर्या पर बल दिया गया ताकि क्या हो सके, सूचनाओं के प्रति बच्चों को बोझिल ना लगे। ठीक है, ज़्यादा बोझ ना लगे। इसके वजह से उन्होंने क्या किया है, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र से जो है विषय वस्तु ली जा सकती हैं जिन्हें जटिल से सरल और अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर उपयुक्त क्रम में रखा जाए। फिर कह रहा है कि नवीन ज्ञान पर आधारित सामाजिक अध्ययन अपनी विषय वस्तु के आज के जटिल विश्व को सरल एवं स्पष्ट बनाने के लिए शिक्षण का नवीन आधार प्रदान करता है। MP मुफात के अनुसार सामाजिक अध्ययन ज्ञान का वह क्षेत्र है जो युवकों को आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में सहयोग देता है। ऐसा करने के लिए यह अपनी विषय वस्तु को समाज, विज्ञानों तथा समसामयिक जीवन से प्राप्त करता है। ठीक है, किससे किससे प्राप्त करता है फ्रेंड्स, से अपने समाज से, विज्ञानों तथा समसामयिक जीवन से प्राप्त करता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है सामाजिक तथा भौतिक वातावरण का अध्ययन जो है वो सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं हैं, यानी कि जो सामाजिक तथा भौतिक वातावरण की विवेचनाएं करता है। जॉन यू मैकेलिस के अनुसार सामाजिक अध्ययन का कार्यक्रम जो है वो मनुष्य के अतीत, वर्तमान तथा विकसित होने वाले भविष्य के सामाजिक और भौतिक पर्यावरणों के प्रति उनके द्वारा की गई पारंपरिक क्रिया का अध्ययन है, जो कि क्या करता है, जो कि मनुष्य के व्यक्तित्व पर पारस्परिक व सामूहिक संबंध भी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब मैंने आपको बताया कि एनसीएफ 2005 की पाठ्यचर्या क्या कहती है, 1975 की पाठ्यचर्या क्या कहती है, और आपके सामाजिक विषय में जो सामाजिक शास्त्र जो आपका विषय है सामाजिक विज्ञान, उसके अंतर्गत जो है कौन कौन से विषय को शामिल किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से विषय को शामिल किया गया फ्रेंड्स, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सभी विषयों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है।
इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे आ गया आपका सामाजिक विज्ञान संबंधी विचारणीय मुद्दे। कौन कौन से मुद्दे हैं? देखिए पहला मुद्दा दिया गया है इसमें कि सामाजिक विकास संबंधित विज्ञान संबंधित विचारणीय मुद्दे हैं। कौन कौन से? देखिए फ्रेंड्स, पहला यहाँ पे दिया गया है विविधता और स्थानीय विषय वस्तु, ठीक है। दूसरा दिया गया है वैज्ञानिक दृढ़ता। तीसरा कह रहा है मूल्य संबंधी सरोकार। चौथा कह रहा है विषयों के बीच अंतर संबंध, ठीक है। ये 4 चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। कौन कौन सी किस किस मुद्दे पर विचार किया जाता है। तो पहला मुद्दा जो यहाँ पे उन्होंने बताया है विविधता और स्थानीय विषय वस्तु। इसमें इन्होंने कहा है कि विविधतापूर्ण समाज में यह महत्वपूर्ण है कि सभी क्षेत्र और सामाजिक समुदाय पाठ्य पुस्तकों से जुड़ सकें। पाठ्य पुस्तक रचना की केंद्रीकृत प्रकृति को देखते हुए यह प्रायः असंभव है। अतएव हमें एक ऐसे विकल्प ढूंढना चाहिए और उसका संस्थानीकरण करने की और प्रयास करना चाहिए जो कि विकेंद्रीकृत पद्धति से कार्य करे और अध्यापक जो है वो विद्यार्थी और स्थानीय समुदाय अपने अनुभवों को उनके उसमें शामिल कर गौरवान्वित हो सके। यानी कि जो प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तु है उसको पठन पाठन की प्रक्रिया का अहम हिस्सा होना चाहिए, जिनका शिक्षण स्थानीय पठन पाठन स्रोत की मदद से किया जा सके, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें छोटी सी बात केवल कही गई है कि जो भी विविधतापूर्ण समाज है, यानी कि आप जानते हैं ना हमारा जो समाज है इसमें क्या है, पूरे भारत देश में विविधता पाई गई है। अलग अलग पहनना, खाना पीना, रहना, ठीक है। तो सभी चीज़ों में क्या है, विविधता पाई गई है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है कि हमारे जो कि विकेंद्रीकरण पद्धति से कार्य करे और अध्यापक विद्यार्थी और जो स्थानीय समुदाय हैं वो अपने अनुभवों को उसमें शामिल करके उसको गौरवान्वित हो सकें, ठीक है। समझ में आया सभी को कि विविधता और स्थानीय विषय वस्तु की क्या महत्वता है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि वैज्ञानिक दृढ़ता। वैज्ञानिक दृढ़ता में फ्रेंड्स क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। वैज्ञानिक दृढ़ता में देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि प्रायः यह माना जाता है कि मात्र प्राकृतिक और भौतिक तत्वों का ही वैज्ञानिक परीक्षण संभव है और मानव विज्ञान से संबंधित ज्ञान अर्थात इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र आदि की प्राकृतिक वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है जो इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, ये सभी की जो नेचुरलिटी है वो वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है। बल्कि कह रहा है कि प्राकृतिक विज्ञानों को मिली वैधता और उच्च स्तर को देखते हुए सामाजिक विज्ञान के कुछ कर्ता भी अपने सिद्धांतों में भौतिक व प्राकृतिक विज्ञान का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है कि इसके आधार पर यह जान लेना आवश्यक है कि प्राकृतिक व भौतिक विज्ञान की तरह सामाजिक विज्ञान भी वैज्ञानिक जांच पड़ताल हेतु उपयुक्त है। साथ ही साथ हम यह कह सकते हैं कि इन सिद्धांतों के लागू होने के तरीके यानी कि भले ही प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान के सिद्धांत से भिन्न हैं किंतु किसी भी अर्थ में कम नहीं है, ठीक है। किंतु क्या है, किसी भी अर्थ में कम नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे मूल्य संबंधित सरोकार, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे मूल्य संबंधित सरोकार क्या होता है, ठीक है, किस प्रकार से इसकी वैल्यू होती है, यानी कि वैल्यू रिलेटेड कॉन्क्रीम के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, परस्पर सम्मान और विविधता जैसे मानवीय मूल्यों के लिए ज्ञानाधार का निर्माण करने और उसका विस्तार करने की सैद्धांतिक जिम्मेदारी भी वहन करता है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे मूल्य संबंधी सरोकार क्या कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान जो है वो स्वतंत्रता, एक दूसरे के अंदर विश्वास, परस्पर सम्मान, एक दूसरे के प्रति व्यवहार में क्या हो, एक दूसरे का सम्मान करना हो, विविधता, जितनी भी विविधता हमारे भारत देश में पाई जाती है सभी विविधता देशों में क्या है, सभी के एक दूसरे के ऊपर विश्वास है और सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं और मानवीय मूल्यों के लिए एक जनाधार का निर्माण करने और उसका विस्तार करने की सैद्धांतिक जो जिम्मेदारी है इसका वहन करता है, ठीक है। यदि इसे माना जाए तो सामाजिक विज्ञान जो है वो शिक्षण का ध्येय बच्चों में एक आलोचनात्मक यानी कि क्रिटिकल, नैतिक और मानसिक ऊर्जा की स्थापना होनी चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे वे उन सामाजिक बाध्यताओं से मुक्ति पा सके जो इन मूल्यों को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है।
जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? जाति, वर्ग असमानता और राज्य दमन जैसी समस्याओं पर अंतर्निहित विषयों विधि से चर्चा करके पाठ्य पुस्तकों से बच्चे की विचार प्रक्रिया और उनकी क्रिएटिविटी को क्या करें? प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, यानी कि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के बीच में जो संबंधित विचारणीय जो मुद्दे हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में एक एक पॉइंट करके आपको बता रही हूँ। ठीक है, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, अगर किसी कोई डाउट है, कहीं से नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका 4th पॉइंट की बात करते हैं। 4th पॉइंट देखिए दिया गया है फ्रेंड्स कि विषयों के बीच अंतर संबंध। कौन कौन से विषयों के बीच अंतर संबंध की यहाँ पे बातें हो रही है, यानी कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्टेड, यानी कि कहा जा रहा है यहाँ पे कि सामाजिक विषय के विषय। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के विषय कौन कौन से हैं? तो जैसे कि सामाजिक विज्ञान का जो विषय होता है, उसमें मैंने आपको बताया है कौन कौन से चैप्टर को, कौन कौन से सब्जेक्ट को जो है इंक्लूड किया गया है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे हिस्ट्री दिया गया है, भूगोल दिया गया है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र प्रायः सीमाओं को बनाए रखने को न्योचित ठहराते हैं और इन विषयों की सीमाओं को खोले जाने की तथा निर्दिष्ट सिद्धांतों को समझने के लिए कई प्रकार के दृष्टिकोणों को अपनाने की आवश्यकता है। एक समर्थ पाठ्यचर्या में ऐसे प्रसंगों की आवश्यकता है जो कि अंतर विषयक विचारों को प्रेरित करें। ये प्रसंग जो है ये सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक होने चाहिए तथा इसकी जो अवधारणाएं होती, जो इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसको क्या करें? बच्चों की आयु को ध्यान में रखते हुए उसको सम्मिलित किया जाना चाहिए। ऐसे विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो बच्चों के लिए आवश्यक हो, जो उनके जरिए विभिन्न विषयक अधिगम एक गहरी और बहुमुखी समझ बनाने में उनकी मदद कर सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि अगर हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड डाल देते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट विषय वस्तु उसमें डाल देते हैं, तो बच्चों को पढ़ने में उनको क्या हो? प्रॉब्लम हो। और अंतर विषयक संबंध हेतु कुछ उप विषयों का भी चुनाव सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। साथ ही साथ भिन्न भिन्न विषयों के पृथक अध्याय होने चाहिए। सभी विषयों के क्या हों? अलग अलग जो हैं, जितने भी इसमें अध्याय हैं, सभी अध्याय अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो एक एक चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बारीकी से बताई है। अगर आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन किसी और भी बुक में मिल रही है, किसी और भी एकेडमी में मिल रही है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सी बुकों को ढूंढ के एक एक चीज़ आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पेडागोजी जो है सभी लोग CDP में ही जो है उसको इंक्लूड कर देते हैं मेनली, लेकिन क्या किया, सभी को अलग अलग बताने की कोशिश की ताकि आप लोग सब विषय में पढ़ेंगे तो आपका जो CDP है वो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको पता है 150 नंबर में से आपका जो है 70 से 75 नंबर जो है आपकी उसमें जो है CDP का ही रहता है। ओके, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है पर्यावरण अध्ययन का अन्य विषयों के साथ संबंध। तो पर्यावरण जो अध्ययन है इसका अन्य विषयों के साथ कैसा संबंध है, किस प्रकार से संबंध है, उसके बारे में हम एक एक करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया है पहला, पर्यावरण अध्ययन एवं भाषा, इन्वायरमेंट स्टडीज़ एंड लैंग्वेज, यानी कि भाषा साहित्य का माध्यम है और साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो भाषा साहित्य है ये क्या है? एक माध्यम है, जबकि साहित्य क्या है? वो समाज का एक प्रतिबिंब है। ओके, अब कह रहा है नेक्स्ट कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में संकलित निबंधों, कहानियों, कविताओं आदि का प्रत्यक्ष संबंध जो है वो हमारे पर्यावरण के विविध पहलुओं से होता है। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एवं भाषा जो है वो एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। पर्यावरण अध्ययन और भाषा कैसे है? एक दूसरे से संबंधित है। पर्यावरण अध्ययन को प्रस्तुत करने के लिए भी भाषा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, पर्यावरण को प्रस्तुत करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? भाषा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट है सभी चीज़ें, एक एक लाइन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए दूसरे पॉइंट में कह रहा है पर्यावरण अध्ययन एवं गणित। अभी तो मैंने यहाँ आपको बता दिया कि पर्यावरण अध्ययन जो है उसका भाषा से कैसा संबंध है। तो मैंने बताया क्या कि भाषा साहित्य जो है एक माध्यम है और साहित्य क्या है? समाज का प्रतिबिंब है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन को प्रस्तुत करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स को भी जोड़ा गया है, किससे? आपके इन्वायरमेंट से। किस प्रकार से जोड़ा गया है देखिए एक एक करके समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड मैथमेटिक्स, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत
पढ़े जाने वाले विषय कौन कौन से, तो जैसे कि फ्रेंड्स भूगोल हो गया, पर्यावरण हो गया, राजनीति विज्ञान हो गई, अर्थशास्त्र हो गया, जीव विज्ञान आदि के अध्ययन के लिए गणित का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, इन सभी चीज़ को जो आपको अगर पढ़ना है, ये सभी सब्जेक्ट को, इन सभी विषयों को अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए क्या है, मैथ जो है इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हम बात करें उदाहरण के लिए तो भूगोल के विविध पहलुओं की जानकारी के लिए गणित का अध्ययन क्या है, अनिवार्य है, माना जाता है। ठीक है, इस तरह पर्यावरण अध्ययन जो है वो गणित से अंतर संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको पर्यावरण पढ़ना है तो उसके लिए आपको भाषा भी आनी चाहिए, उसके लिए आपको मैथ भी आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि विज्ञान किस प्रकार से इसके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स देखिए विज्ञान को भी देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए विज्ञान के बारे में दिया गया है। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन एवं विज्ञान, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड साइंस, यानी कि पर्यावरण अध्ययन क्या है, आधुनिक युग का विज्ञान एवं जैसे कि रेडियो, फिल्म, कंप्यूटर, टीवी, प्रेस आदि का जो संबंध है ये हमारे दैनिक जीवन से है। जैसे कि सामाजिक पदार्थ, सामाजिक संदर्भ में अगर हम बात करें कि सामाजिक संदर्भ में ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इनका जो प्रभाव है न केवल हमारे वर्तमान पर पड़ता है बल्कि हमारा भविष्य भी इससे प्रभावित होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस तरह विज्ञान का संबंध हमारे सामाजिक जीवन के प्रत्यक्ष जुड़ा है तो यही कारण है कि विज्ञान के विविध पहलुओं का अध्ययन जो है वो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ पर्यावरण अध्ययन को पर्यावरण विज्ञान भी कहा जाता है। समझ में आया सभी को कि देखिए अगर हम बात करें कि हमारे जो इन्वायरमेंट में अगर आप लोग अपने आसपास देखते हो तो रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल हो गया, फिल्म हो गई, सभी चीज़ें क्या हमें अपने इन्वायरमेंट में सभी के यहाँ आसपास देखने को आराम से मिल जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं फ्रेंड्स, इन सभी का अध्ययन करने के लिए हमें क्या है, विज्ञान का भी सहारा लेना पड़ता है। तो यानी कि जो विज्ञान है वो भी प्रत्यक्ष रूप से, विज्ञान का संबंध जो है वो हमारे सामाजिक जीवन से प्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चौथा पॉइंट कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन एवं कला, पर्यावरण जो है फ्रेंड्स इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड आर्ट, यानी कि आर्ट का भी महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे है फ्रेंड्स, देखिए तो यह जो है कला मानवीय भावनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने में सक्षम होता है। जैसे कि विविध कलाओं के सामाजिक जीवन के अध्ययन के लिए हम विविध कालों की विविध कलाओं की, जैसे कि स्थापत्य कला हो गया आपका, चित्रकला हो गया आपका, मूर्ति कला हो गया आदि का अध्ययन करते हैं। इस तरह पर्यावरण अध्ययन का कला से विशेष संबंध है। समझ में आया सभी को फ्रेंड्स किस प्रकार से जो है हमारे वातावरण के में कला का योगदान रहा है। तो जैसे कि आपको मैंने बता दिया, स्थापत्य कला हो गया, चित्रकला हो गया, मूर्ति कला हो गया, इन सभी का अध्ययन करना, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना भी फ्रेंड्स क्या कहलाता है, पर्यावरण अध्ययन का कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान में संबंध। देखिए पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट और सामाजिक विज्ञान में क्या संबंध है, इसको देखिए अच्छे से समझ लीजिए। देखिए पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत को हम निम्न रूप से देख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया गया है पर्यावरण अध्ययन और इतिहास, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड हिस्ट्री। पर्यावरण अध्ययन और इतिहास के बीच अंतर संबंध को हम विभिन्न विद्वानों के विचारों द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स त्रिविलियन जो हैं ये एक क्या है, त्रिविलियन के अनुसार देखिए उन्होंने क्या कहा है, इतिहास जो है, इतिहास एक विषय ही नहीं बल्कि एक घर है जिसमें सभी विषय निवास करते हैं। ठीक है, इतिहास क्या है फ्रेंड्स, इतिहास जो है एक क्या है, एक घर है, एक विषय ही नहीं है, वो क्या है, एक घर है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम सभी विषयों को क्या करते हैं, निवास करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है जिल्लर के अनुसार। अब जिल्लर के अनुसार देखिए फ्रेंड्स क्या कहा जा रहा है, इन्होंने कहा है इतिहास एक केंद्रित विषय है जिसके चारों ओर सभी विषय क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। यानी कि इन्होंने क्या बता दिया, जैसे पृथ्वी के जैसे क्या है, पृथ्वी जो है इतिहास है और उसके चारों ओर सभी विषय क्या है, घूमते रहते हैं। ये किसकी परिभाषा है फ्रेंड्स, जिल्लर ने कहा है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है पर्यावरण बाइवर के अनुसार। बाइवर क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे दिया गया है, बाइवर के अनुसार इतिहास एक अध्ययन है जो कि सभी कलाओं को या तो जन्म देता है या तो पालन पोषण करता है, सभी विषय का विकास करता है तथा उन्हें उन्नति प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इन्होंने दिया है वाइवर ने दिया है। ठीक है, वाइवर के अनुसार
नेक्स्ट कह रहा है कि पर्यावरण और भूगोल यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड जियोग्राफी। ठीक है, अभी तक मैंने आपको जो बताया था विज्ञान के प्रति, कला और गणित के बारे में और भाषा के बारे में, ये 4 प्रकार के मैंने बताया था। पर्यावरण स्टडीज़ के साथ साथ इनका क्या क्या योगदान रहा, किस प्रकार से ये है जो अन्य विषयों के साथ इसको पढ़ा जाता है, इनका संबंध रहता है। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि सामाजिक विज्ञान यानी कि पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान का किस प्रकार से योगदान रहा एक दूसरे के साथ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं बात की, आपको मैंने बताया इतिहास के बारे में। अब मैं बता रही हूँ आपको भूगोल के बारे में। तो भूगोल के बारे में क्या कह रहा है कि भूगोल क्या है, भूगोल सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के मध्य जो है पारस्परिक संबंधों का विषय है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि भूगोल में पर्यावरण अध्ययन संबंधी कई बड़ी विषय वस्तु सम्मिलित होती है, जैसे कि प्राकृतिक परिवर्तन एवं समस्याएं, जलवायु आपदाएं आदि। आधुनिक समय में भूगोल भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण के साथ साथ मानवीय क्रियाओं और उनका वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों को भी बताने का कार्य करती हैं। समझ में आ रहा है सभी को? मतलब कि भूगोल क्या करता है, भूगोल जो है वो हमारे प्राकृतिक परिवर्तन, हमारी जो भी जलवायु हैं, आपदाएं हैं, इनसे क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, इन सभी चीज़ों को बताने में क्या करती है, हमारी सहायता करती हैं। इसके बाद क्या बताता है वो फ्रेंड्स, जो भूगोल है ये बताता है कि हमारे जो भौतिक भूगोल वो सांस्कृतिक है, वातावरण के साथ साथ मानवीय क्रियाओं और उनका वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों को भी बताने का कार्य करता है। समझ में आया सभी को? इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है पर्यावरण और नागरिक शास्त्र यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड सिविक्स। सिविक्स में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, नागरिक शास्त्र जो है वो सामाजिक विज्ञान का क्या है, एक प्रमुख विषय है। सामाजिक विज्ञान और नागरिक शास्त्र क्या है, सामाजिक विज्ञान का एक प्रमुख विषय है। अब देखिए एक एक चीज़ को ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है? सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जितना मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम के लिए। और मैं ये भी कह रही हूँ कि अगर आप लोग अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप लोग क्या करिए, एक बार जो है पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक 1 से 2 बार आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है? देखिए कह रहा है कि नागरिक शास्त्र जो है, नागरिक शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य है आदर्श नागरिक तैयार करना, ठीक है? आदर्श नागरिक तैयार करना सिटीजन को, ठीक है? इसके बाद कह रहा है कि आदर्श नागरिक का व्यक्तित्व होता है संतुलन होता है, ठीक है, संतुलित होता है, जो स्वस्थता एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक होता है और स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए पर्यावरण संरक्षण प्रति जरूरी होता है। ऐसे में नागरिक शास्त्र द्वारा ही छात्रों को स्वयं घर, पड़ोस, ग्राम, नगर आदि की सफाई का महत्व बताया जाता है। समझ में आया सभी को? तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि नागरिक शास्त्र का उद्देश्य यही है कि सभी जितने भी यहाँ पे भारत में जितने व्यक्ति निवास करते हैं सभी का क्या हो, सभी का जो है एक नागरिक व्यक्ति को तैयार करना और उसको अपने भारत के प्रति, अपने जो है अपने कर्तव्यों के प्रति क्या हो, स्वस्थता और स्वच्छता के पर्यावरण संरक्षण क्या होता है उसके अंदर जरूरी हो। ऐसे में नागरिक शास्त्र द्वारा ही छात्रों को स्वयं और घर, पड़ोस, ग्राम, नगर आदि की सफाई पर भी क्या हो, महत्व बताया जाता है। समझ में आया सभी को? इसके बाद नेक्स्ट बताया गया पर्यावरण और अर्थशास्त्र। अब देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण अर्थशास्त्र में क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। देखिए पर्यावरण अर्थशास्त्र में कह रहा है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे, अब मानव की आर्थिक क्रियाएं क्या है, देखिए फ्रेंड्स अगर आप लोग किसी अदर क्लास किसी की ले रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे तो देखा होंगे आप लोग ने भी कि यहाँ पे जैसे इस प्रकार से हेडिंग डाल के आपको समझा देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कितनी 4-5 बुक से ढूंढ के एक एक चीज़ को यहाँ पे मतलब जो नोट डाउन किया है ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है? तो सभी लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे दे रहा है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानव की जो आर्थिक क्रियाएँ हैं जैसे कि धन की उत्पत्ति, वितरण, विनिमय तथा उपयोग आदि का समुचित अध्ययन किया जाता है। अर्थ यानी कि धन की किसी भी समाज की उन्नति का मूल आधार होता है, ठीक है? बिना धन के किसी भी समाज का, किसी भी घर का, किसी भी व्यक्ति का क्या हो सकता है फ्रेंड्स, उन्नति नहीं हो सकती, ठीक है? अगर धन है तो वो क्या कर सकता है, हर एक चीज़ उसके पास क्या है, संभव है। ऐसे में अर्थ प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है, यानी कि फ्रेंड्स अर्थ मतलब क्या होता है, आपका मनी से लिया गया, ठीक है? अब नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है कौन फ्रेंड्स, की अर्थ जो है, अर्थव्यवस्था जो है वो पर्यावरण को ही प्रभावित कर सकता है, क्योंकि जो समाज आर्थिक रूप से जितना ही मजबूत होगा उसे प्राकृतिक पर्यावरण भी उतने ही उन्नत होंगे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि मानव की सभी क्रियाओं का आधार जो है वो आर्थिक ही होता है, ठीक है? आर्थिक ही होता है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि मानव की जितनी भी क्रियाएं डिपेंड करती हैं उसकी आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करती है, ओके?
अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट दिया गया है कि पर्यावरण और समाज शास्त्र यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस। यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरणीय स्थिति जो है एवं परिस्थितियों का सामाजिक जीवन पर प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है, यानी कि लोगों को आवश्यकताओं एवं ज़रूरतों को भी पर्यावरण प्रभावित करता है। किसी भी समाज के लोग क्या खाएंगे, कैसे वस्त्र पहनेंगे, कैसे क्या करेंगे, कौन सा वर्क करते हैं, किस मकान में रहते हैं, कैसा होगा आदि सभी पर्यावरण के द्वारा ही निर्धारित होता है। ठीक है, वहाँ की जो है जलवायु किस प्रकार से है, वहाँ पे कितनी वर्षा होती है, कितनी हवा चलती, कैसा ठंड मौसम रहता है, गर्म मौसम रहता है, इन सब चीज़ों पे क्या है, वहाँ की जो घर होता है, वहाँ के पहनाव होते हैं, वो सभी क्या खाते हैं, सभी वहाँ की क्या है इन्वायरमेंट पे जो है डिपेंड होता है। इसके बाद कह रहा है कि पर्यावरणीय परिस्थिति के कारण ही भूमध्य रेखीय प्रदेश, शीत प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश व मरुस्थलीय प्रदेश में क्या होता है, सामाजिक जीवन शैली एवं व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, जिससे वहाँ के लोगों को क्या हो सके, भोजन, वस्त्र, मकान तथा शिक्षा आदि में विभिन्नताएं जो है वो पाई जाती हैं। समझ में आ गया सभी को। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए नेक्स्ट हम चलेंगे आगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन और विज्ञान का संबंध। पर्यावरण अध्ययन और विज्ञान का संबंध, अभी तो मैं आपको सामाजिक विज्ञान का संबंध बता दिया, अब देखिए विज्ञान का क्या क्या संबंध है। तो विज्ञान की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, चिकित्सक शास्त्र विज्ञान, कृषि विज्ञान के पर्यावरण से संबंध को हम निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले मैं आपको बताएंगे पर्यावरण अध्ययन एवं भौतिक यानी कि फ्रेंड्स आपका फिजिकल एक्टिविटी के बारे में यहाँ बात हो रही है, यानी कि इन्वायरमेंट स्टडीज़ एंड फिजिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें मुख्यतः भौतिक शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि किसी भी प्रदेश की मिट्टी के भौतिक गुणों को, जल के भौतिक गुणों को, इनका सीधा संबंध पर्यावरण से ही होता है। ठीक है, पर्यावरण में हम ऊर्जा एवं बल का अध्ययन भी करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष संबंध किससे होता है, भौतिक शास्त्र से होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कर रहा है पर्यावरण अध्ययन एवं रसायन विज्ञान, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड केमिस्ट्री। यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम जो है वो विभिन्न चक्रों, जैसे कि भू जैव रासायनिक चक्र, प्रदूषण जैव जैसे जल प्रदूषण व मृदा प्रदूषण आदि का अध्ययन करते हैं, जो कि रसायन विज्ञान का भाग है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं और पदार्थों का प्रभाव भी पर्यावरण पर पड़ता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि रसायन विज्ञान तथा पर्यावरण शास्त्र में समीपवर्ती संबंध होता है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि जो रसायन विज्ञान है और जो पर्यावरण है, इन दोनों में क्या है, आपसी जो है परस्पर संबंध होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब हम अपने जो आसपास की जो मिट्टी होती है उसकी जो हम जांच करते हैं, तो उसके अंदर जो भी रसायन की कमी होती है तो वो रसायन पदार्थ उसमें हम डालते हैं, तो उससे क्या पता चलता है। तो इस प्रकार से जो है टेस्टिंग के लिए हमारे पर्यावरण को, हमारे इन्वायरमेंट को रसायन विज्ञान की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, भौतिक विज्ञान की भी आवश्यकता होती है, रसायन विज्ञान की। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्राणी विज्ञान। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन एवं प्राणी विज्ञान यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड जूलॉजी में कह रहा है फ्रेंड्स कि पर्यावरण यह निर्धारित करने में सक्षम होता है कि किसी प्रदेश में कितने व कैसे प्राणी पाए जाते हैं, जैसे कि घास के मैदानों में शाकाहारी व मांसाहारी, मरुस्थलीय प्रदेशों में जैसे कि ऊँट हो गए, जबकि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में जैसे कि जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, वो प्राणी जो है वो शारीरिक संरचना एवं जैव क्षेत्र भिन्न भिन्न होते हैं। पर्यावरण में विभिन्नता के आधार पर विश्व के सभी प्राणियों को 6 प्रमुख भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए पहला कह रहा है इथोपियन। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, इथोपियन कह रहा है। दूसरा कह रहा है आरिस्टियल। तीसरा कह रहा है ऑस्ट्रेलियन। चौथा कह रहा है कि पहली आर्कटिक। पांचवा है नियो आर्कटिक। छठवा है आपका नियो ट्रॉपिकल। ठीक है, इस प्रकार से 6 प्रकार के जो है प्रमुख भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। समझ में आया सभी को। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा। नेक्स्ट देखिए स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी पर्यावरण अध्ययन एवं स्वास्थ्य विज्ञान। पर्यावरण अध्ययन एवं स्वास्थ्य विज्ञान क्या कह रहा है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड हेल्थ साइंस, यानी कि पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से
मानवीय स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर हम बात करें कि पर्यावरण जो है वो शुद्ध व स्वच्छ होता है तो वहाँ के निवासियों का जो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इसके विपरीत हम कह सकते हैं कि प्रदूषित पर्यावरण में जो मानवीय स्वास्थ्य खराब होता है तथा इससे औद्योगिक अपशिष्ट प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट क्या करते हैं, प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि नगरीय आवासीय क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्ति जो हैं वो शारीरिक व सामाजिक दृष्टिकोण से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले होते हैं जिनकी अपेक्षा कमज़ोर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पर्यावरण पाया जाता है। समझ में आया सभी को? तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, वहाँ पे शुद्ध पर्यावरण पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट 5वां कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन एवं चिकित्सा शास्त्र। पर्यावरण अध्ययन एवं चिकित्सा शास्त्र, इसका इससे क्या रिलेटेड है? ठीक है, देखिए पर्यावरण अध्ययन एवं चिकित्सा शास्त्र इसमें कह रहा है कि पर्यावरण जो है वो हमें विभिन्न औषधियाँ पेड़ पौधे प्रदान करता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं ना, पेड़ पौधे से बहुत से विभिन्न प्रकार की जो है औषधियाँ बना सकते हैं। जैसे कि गुड़हल के फूल से, गुलाब के फूल से बनाई जाती है, और आपका जो धनिया हो गया इससे बनाई जाती है। बहुत से जैसे हैं जो इसको हम मेडिकल पर्पज में यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है जिसका सीधा उपयोग मानवीय उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है चिकित्सा विज्ञान में हम ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की प्रमुखता से अध्ययन करते हैं जो कि मुख्यतः पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख घटक है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है पर्यावरण अध्ययन एवं कृषि विज्ञान। अभी देखिए आप, मैंने चिकित्सा के बारे में आपको बताया कि देखिए जैसे बहुत से पेड़ पौधे हैं उनसे क्या करते हैं उनसे हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में क्या करते हैं, उनसे हम औषधियाँ बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही कृषि विज्ञान की। कृषि विज्ञान देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। यहाँ पे बात हो रही इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड एग्रीकल्चर साइंस, यानी कि कृषि क्रियाओं एवं कृषि उपजों पर वहाँ के पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। अगर भारत का उदाहरण ले ले तो हम पाएंगे कि यहाँ पर किसी क्षेत्र में चावल उत्पादक की अधिकता है तो कहीं गेहूँ और तो कहीं गन्ना की। ये इसलिए भिन्न भिन्न स्वरूप प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वहाँ के पर्यावरण व जलवायु उक्त फसल के लिए लाभकारी होता है। यानी कि फ्रेंड्स अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि कहीं कहीं क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आपको जो है धान की पैदावार ज़्यादा मिलेगी जिसको हम बोलते हैं चावल वगैरह। और अपने जो यूपी में ज़्यादा करके गेहूँ और गन्ने की जो है उत्पादकता ज़्यादा होती है। इन सभी की क्लास फ्रेंड्स मैंने इसके पहले आपको, जब मैं आपको बता रही थी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की जो क्लास चल रही थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से उत्पादक किस जगह में सबसे अधिक होता है। ठीक है, पूरे विश्व में बताया था और इंडिया में भी बताया था भारत में सबसे अधिक उपजाऊ होने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। ठीक है, अनाज, फली, हर एक चीज़ के बारे में मैंने बताया था। अब यहाँ पे कह रहा है ये इसलिए भिन्न स्वरूप प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वहाँ के पर्यावरण व जलवायु उक्त फसल के लिए लाभकारी होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि पर पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसलिए निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कृषि कार्य पर्यावरण से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पाठ्यचर्या दी गई है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर से ज़रूर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, 1 से 2 बार आप लोग सुन लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या क्या क्या है। एक सेकंड, सॉरी फ्रेंड्स, पाठ्यचर्या क्या क्या है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या क्या क्या है। पहला है कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को भाषा और गणित के अविभाज्य अंग के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए जिसमें जेंडर संवेदनशीलता को भी स्थान दिया जाए। इसके बाद कह रहा है कि बच्चों को उन क्रियाओं में संलग्नता किया जाना चाहिए जो उनकी प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण संबंधी समझदारी को बढ़ाने में मदद कर सके। इस स्तर पर निगमनात्मक विधि के आधार पर नहीं बल्कि अगमनात्मक विधि पर। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था निगमनात्मक विधि कौन सी होती है, अगमनात्मक विधि कौन सी होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से एक बार। इसके बाद कह रहा है आधार पर समझाया जाना चाहिए। जीवन के भौतिकीय, जैविकीय और सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से संदर्भित सचित्र उदाहरण देने की आवश्यकता होती है। बच्चों में अवलोकन किया जाए, उनको पहचानने और वर्गीकृत करने के कौशलों के विकास के लिए भी यह महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया 3 से लेकर के 5 तक की जो कक्षा के बच्चे होते हैं उनके लिए पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में शामिल किया जाएगा और बच्चों में प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के संबंधों की पहचान करने तथा उन्हें समझने की योग्यता का विकास होने चाहिए। ठीक है,
उनके अंदर क्या होना चाहिए, कोई भी चीज़ को समझने का और उसको समझाने का और उसको पहचानने की उनके अंदर योग्यता होनी चाहिए। उन्हें प्राकृतिक विविधता और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के बीच समानता की पहचान करना सीखना चाहिए, जिससे क्या हो, अवलोकन और अनुभव के आधार पर सामाजिक विज्ञान शिक्षक बच्चों में ज्ञान आधारित क्षमता का विकास किया जा सके। समझ में आया सभी को। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक अध्ययन का क्या क्या इसमें जो है विशेषताएं रही हैं, क्या क्या योगदान रहा, किस प्रकार से दोनों अंतर संबंधित हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, देखिए फ्रेंड्स दिया गया है पर्यावरण में विभिन्नता के आधार पर विश्व के सभी प्राणियों को 6 प्रमुख भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से, देखिए इसके पहले मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया है, उसको आप लोग देख के इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, किस प्रकार से इसको बांटा गया, इसका कौन कौन सी लाइन है। ठीक है, इसको मैंने बताया अभी, तुरंत आप लोग देख के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। 2014 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो देखिए इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इससे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यर्थियों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है इससे बच्चों को समाज के जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ाने के योग्य बनाना चाहिए। एंड चौथा ऑप्शन कह रहा है कि इससे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसे लगी जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ हम ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है वो भी आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से।